मिला एक कटा हुआ सर, जो कि गाइस किसी भी रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा मामूली होती है, हर किसी के बीच में होती है और वो ठीक भी हो जाती है समय से। पर अगर आपकी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन की गैप हो तब वो बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। क्या आप ये मान भी पाओगे कि किसी दूसरे की इनसिक्योरिटी की वजह आपका मौत हो सकता है? कुछ ऐसा ही हुआ था अनुपमा के साथ। आज हम बात करने वाले हैं देहरादून की फ्रीजर केस के लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। राजेश गुलाटी 1974 में देहरादून में एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ था। उसका बचपन से ही पढ़ाई के प्रति बहुत ज़्यादा लगन देख के उसने तय किया था कि मुझे एक आईटी सेक्टर में जॉब लेना है और मुझे अपनी लाइफ बहुत ही मस्त तरीके से चलाना है। तो इसके लिए उसने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई कंप्लीट की। अपना स्कूलिंग उसने देहरादून से ही कंप्लीट की और फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि उसको हायर स्टडीज़ के लिए जाना है और जो कि देहरादून में रह के नहीं हो सकता। तो वो आसपास में खोजने लगा और उसको दिल्ली में एक अच्छी यूनिवर्सिटी दिखी और वो वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए चला गया। तो अभी उसको जाना था देहरादून से दिल्ली। उसकी पूरी की पूरी स्कूलिंग देहरादून में हुई थी और अभी उसको हायर स्टडीज़ के लिए दिल्ली शिफ्ट करना था और वो एक बहुत ही शाय किस्म का इंसान था। वो से दूसरी शहर शिफ्ट होना बहुत बड़ी बात है, तो उसको भी बहुत तकलीफ़ हो रही थी। शुरू में उसको बहुत तकलीफ़ हो रही थी वहाँ पे एडजस्ट करने के लिए। पर जब राजेश दिल्ली पहुँचे तो उनको पूरा का पूरा फोकस डिवाइड हो गया कि मैं कैसे रहूँगी दिल्ली में, क्या करूँगी। फिर उसने सोचा कि छोड़ो ये सब बात, मुझे अभी पढ़ाई पे फोकस करना है, अपनी जॉब में फोकस करना है। तो वो अभी दिल्ली में रह रहा था और अपनी पूरी फोकस से पढ़ाई कर रहा था। दिल्ली की यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। अभी आते हैं अनुपमा के बारे में जानने के लिए। अनुपमा परहन 1974 में पैदा हुई थी। वो हालांकि उड़ीसा से बिलोंग करती थी, पर वो पढ़ाई के चलते हुए दिल्ली में रह रही थी अभी। तो वो दोनों उस यूनिवर्सिटी में मिले। अनुपमा भी बहुत ज़्यादा बड़ाकू लड़की थी। बचपन से ही उसको पढ़ाई के प्रति बहुत ज़्यादा लगन था और राजेश को भी पढ़ाई के प्रति बहुत लगन था। तो उन दोनों के गोल्स और ड्रीम्स बहुत ही सिमिलर थे, तो उसके चलते उन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्ती हो गई और ये दोस्ती प्रोजेक्ट्स करने के दौरान और गहरी गहरी होती गई और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। तो उन दोनों का प्यार शुरू में तो बहुत ही क्यूट था, क्योंकि वो छुप छुप के मिलते रहते थे रिलेशनशिप में होने के बगैर भी। फिर ना अभी 90 का वक्त आ गया था इन सब के चलते हुए। तो उसकी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद ही तुरंत बाद ही राजेश को एक बहुत ही अच्छी जॉब भी ऑफर हो गया और वो जॉब भी करने लग गया। तो यहाँ पे पता चलता है कि इन दोनों की रिलेशनशिप 8 इयर्स की थी। पता नहीं कैसे थी, पर अगेन ये केस में ना टाइमलाइन बहुत ज़्यादा मेसी है, क्योंकि ये बहुत ही पुराना केस है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता चल पाया, पर जितना पता चल पाया उससे ये जो 8 साल की जो फिगर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सच है, क्योंकि इन दोनों के बीच में 8 इयर्स का ही रिलेशनशिप था। तो जब राजेश को एक अच्छी जॉब मिल गई, वो सिक्योर हो गया अपनी जॉब में, तब उसको नेक्स्ट स्टेप लगा कि मेरे पास अभी बहुत अच्छी जॉब है, तो मैं अभी मेरा शादी कर के सेटल हो जाने का एज आ चुका है, तो मैं अभी शादी करके सेटल हो जाऊंगी। बहुत ही धूमधाम से उन दोनों का शादी भी हो गई। फिर ये दोनों बहुत ही मज़े से रह रहे थे। फिर अचानक से राजेश के पास देखने के बाद अमेरिका के एमएनसी कंपनी में से एक जॉब ऑफर आया, जो कि अमेरिका में जाके उसको करना था। तो गाइस, हम मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक
कंट्री और वो अमेरिका जैसी कंट्री में जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो उसको भी लगा कि मैं अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से नहीं जाने दे सकती। तो वो लोग भी बहुत खुश होके और थोड़ा सा डर के अमेरिका में शिफ्ट हो गए। अगेन अब से शुरू हुई असली कहानी। जब वो अमेरिका में शिफ्ट हुए तब आपको याद है कि जब राजेश दिल्ली में शिफ्ट हुआ था तब उसको कितनी परेशानी हुई थी। तो ये तो एक कंट्री में से दूसरी कंट्री है, तो वहाँ पे तो परेशानी होने की बात है। तो वहाँ पे ना उनका कोई भी दोस्त नहीं था, कोई भी पहचान वाले नहीं थे। तो उनको शुरू में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो अनुपमा शुरू में अपनी घर को सेटल करने में व्यस्त रहती है। तो जब एक बार उसकी घर पूरा का पूरा सेटल हो गया, वो लोग अमेरिका में सेटल हो गए, के पास करने के लिए कुछ नहीं था। वो पूरा दिन घर पे बैठी रहती थी और बस बोर होती रहती थी। उसका कोई जान पहचान भी नहीं था, कोई दोस्त भी नहीं था जिसके साथ वो टाइम पास कर सके, जिसके साथ वो बात कर सके। तो इस बोरियत के दूर करने के लिए उसने सोचा कि शायद अगर मैं एक जॉब कर लूँगी तो इससे तो पहला एक होगा कि मुझे कुछ अर्न भी हो जाएगा और मेरी बोरियत भी दूर हो जाएगी और मुझे कुछ दोस्त भी मिलेगा जिसके साथ मैं बात कर सकती हूँ। तो उसने ये बहुत इनोसेंटली ये बात राजेश से की है कि तुम मेरे लिए एक जॉब ढूंढो, मुझे जॉब करना है, मुझे पूरा दिन घर में बहुत बोर फील होता है, तो मुझे एक जॉब करना है। पर राजेश ने शुरू में उसको ये कह के टाल दिया कि अमेरिका में वीज़ा के चलते हुए कुछ परेशानी हो रही है, तो तुम्हें अभी जॉब नहीं मिल सकती, तुम थोड़ी दिन रुक जाओ, फिर मैं ट्राई करूँगी। तो ऐसे बोलने के बाद अनुपमा तो उस देर के लिए शांत हो गई कि चलो ठीक है, बाद में देखेंगे। पर थोड़ी दिन के बाद अनुपमा फिर से राजेश से ये बात करती है कि मुझे जॉब करनी है, तुम मेरे लिए जॉब ढूंढो एक। और इस बात को लेके राजेश और अनुपमा के बीच में बहुत ज़्यादा ही लड़ाइयाँ होती रहती थी और उन दोनों के बीच में हर रोज़ मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी, हर रोज़ लड़ाइयाँ होती रहती थी। ये मानो कि राजेश को अनुपमा की नौकरी करना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। मैं बस एज्यूम कर रही हूँ क्योंकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है मुझे लगता है कि उसको शायद यही प्रॉब्लम था। तो उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती रहती थी, मतलब हर रोज़ लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो एक टाइम पे आके उन दोनों ने सोचा कि हमारे बीच में इतना ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही है, तो अगर हमारे बच्चे हो गए तो शायद ये कम हो जाएगा, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे और अनुपमा की जो बोरियत है वो भी दूर हो जाएगी क्योंकि उसको बच्चों का देखभाल करना होगा ना। तो 2006 में उन दोनों ने ये सोचने के बाद उन दोनों को 2006 में बच्चे हुए और वो ट्विंस बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़का का नाम था सिद्धार्थ और लड़की का नाम था सोनाक्षी शायद। और वो दोनों और उन लोगों ने जैसा सोचा था कि प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी, लड़ाई हम कम लड़ेंगे, बिल्कुल वही हुआ। बच्चों के आने के बाद अनुपमा पूरा दिन बच्चों का देखभाल करती रहती थी और उन दोनों के बीच में जो घर का माहौल था इतना टॉक्सिक हो गया था, वो धीरे धीरे कम हो रहा था। वो लोग लड़ भी कम रहे थे, तो हैप्पी सा मोमेंट चल रहा था। लेकिन 2007 के चलते हुए अमेरिका में रिसेशन लग गया और कई सारे लोगों की जॉब चली गई और राजेश भी उन सब में से एक था। राजेश का जॉब चला गया था। अभी उन दोनों का अमेरिका, अब बस सोचो अमेरिका में एक घर होना, उसको घर चलाना, एक दो बच्चे होना, उनकी स्कूलिंग पढ़ाई, बहुत सारे खर्चे हो रहे थे। तो उसके पहले तो राजेश के जो सेविंग्स थे उससे ही वो चला रहा था कि मेरे सेविंग से घर चल जाएगा। पर थोड़े दिनों के बाद से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लग गई। तो उन दोनों ने भारी मन से डिसाइड किया कि
अब हम ये जो अमेरिका का जो घर है उसको बेच के हम फिर से इंडिया वापस आ जाएंगे और वहाँ पे जॉब ढूंढेंगे। तो बहुत ही भारी मन से उन लोगों ने अमेरिका में जो घर था उसको बेच के अमेरिका वापस आए। बेसिकली उनके पास इंडिया में रहने के लिए और कोई जगह नहीं था, तो वो लोग देहरादून में राजेश के घर में ही आए। तो थोड़े दिनों के लिए तो वो देहरादून में राजेश के घर पे रह रहे थे, पर कुछ दिनों के बाद राजेश ने देहरादून में ही थोड़ी दूर में अपना एक फ्लैट ले लिया और वहाँ पे वो लोग रहने लग गए। और राजेश बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर रहा था एक नौकरी को ढूंढने के लिए, और वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था। जिसके पास राजेश बहुत ही ज़्यादा नौकरी ढूंढने के लिए कोशिश कर रहा था। तो राजेश के पास एक दिन एक कॉल आता है कि कोलकाता के एक आईटी सेक्टर में से उसको जॉब लग गई। तो पर उसको जॉब तो लग गई थी, पर वो उसका सैलरी इतना ज़्यादा नहीं था कि वो अपनी पूरी फैमिली को कोलकाता में लेके आ सके, उसको पूरा का पूरा घर चल सके। तो उसने डिसाइड किया कि मैं अकेले ही जाऊंगी कोलकाता और मेरी फैमिली यहाँ पे ही रहेंगी। तो वो 2009 में कोलकाता में आ गए और वो यहाँ पे आने के बाद अच्छे से काम करने लगा, अच्छे से जॉब करने लगा, जॉब में फोकस करने लगा। मगर थोड़े दिनों के बाद फिर अनुपमा और राजेश के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी। शुरू हो गई थी और वो जब भी कॉल पे बात करते थे, मानो जब भी वो कॉल पे बात करते थे तो उनका कॉल हमेशा ही झगड़े पे ही एंडिंग करता था। मतलब इतना टॉक्सिसिटी हो गया था अपने आसपास कि वो लोग इतना ज़्यादा लड़ रहे थे, इतना ज़्यादा लड़ रहे थे। तो लड़ते लड़ते उन लोगों को फैमिली कोर्ट का सहारा लेना पड़ा और वो लोग डिसाइड किया कि अब हम दोनों एक दूसरे के साथ कैसे भी नहीं रह सकते। मतलब बहुत ज़्यादा मेंटली हरासमेंट हो रहा है हमें। तो अभी क्या है ना कि कोर्ट ने डिसाइड किया कि राजेश को, अनुपमा को पर महीने कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि अनुपमा ही एकलौती ऐसी थी जो उनकी 2 बच्चों का ध्यान रख सकता था और उसके पास कोई जॉब भी नहीं था, तो राजेश को उसको पे करना पड़ेगा। तो ऐसे ही चलता रहा। फिर राजेश, अभी सिचुएशन ऐसी है कि अनुपमा रह रही थी देहरादून में और राजेश रह रहा था कोलकाता में। इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं था, इन दोनों को कुछ भी पता नहीं था एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये दोनों ऐसे चल रहे थे। तो इस दौरान के चलते हुए अनुपमा हर रोज़ अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ईमेल्स और कॉल के ज़रिए टच में रहते थे, बात करते थे। तो कुछ दिनों के बाद ये शायद राजेश की बदकिस्मती कहो क्या उसकी कुछ और बोलो, तो कोलकाता में भी रिसेशन लग गया 2009 में। कोलकाता की भी वो जॉब में से निकाला गया और उसके पास कोलकाता में कुछ करने को नहीं था अभी, तो इसलिए उसने वापस देहरादून में अनुपमा के पास आ गया। और अनुपमा ने सोचा कि चलो बच्चों को भी तो एक फादर फिगर की ज़रूरत होगी ना, तो उसने भी नहीं रोका राजेश को बच्चों के साथ मिलने के लिए। तो वो लोग अभी बहुत ही हैप्पी से रहने लग गए। अनुपमा की इस दौरान ना उनकी फैमिली के साथ टच थोड़ा कम हो गया था। तो उनके फैमिली ने सोचा कि शायद वो अपनी शादी को फिक्स करने में बिजी है, उसका पति है, बच्चे हैं, तो उसके साथ टाइम नहीं मिलता होगा शायद। तो ऐसे करके थोड़े दिन वो लोग टलते रहे। पर मगर जब कुछ दिनों के लिए अनुपमा थोड़ी थोड़ी करके बात करती रहती थी, पर एक टाइम के बाद उनको अनुपमा के साथ अपनी फैमिली का कनेक्शन बिल्कुल ही टूट चुका था। मतलब अनुपमा कोई भी ना कॉल्स रिसीव कर रही थी, ना कोई भी मैसेज का रिप्लाई कर रही थी, ना कोई भी ईमेल्स का रिप्लाई कर रही थी। तो उनको घर वालों को बहुत ज़्यादा शक हुआ, कि डर लगने लगा कि हम, अगर हमारी बेटी के साथ क्या हुआ, जो बेटी हमसे बात करती रहती थी अभी 2 महीने निकल चुके हैं, वो मैं हमारे साथ बात तक नहीं कर रही, आखिर क्या हुआ होगा। तो इसके चलते हुए उनके फैमिली ने सोचा कि हमें हमारी बेटी का एक बार तो ख्याल करना चाहिए ना। तो उसने अनुपमा के भाई सुजन को
देहरादून में भेजा कि जाओ देख के आओ तुम्हारी बहन कैसी है और हमें भी बोलना कि कैसा है तुम्हारा बहन, हमें उसका बहुत चिंता हो रही है। तो जब सुजन देहरादून में आए तो राजेश उनको बैल्कनी में से देखते ही बाहर आ गया और घर के दरवाज़ा हड़बड़ी में बंद कर दिया। तो सुजन को बहुत खटके कि ऐसे कैसे कर सकता है कोई, मतलब मैं तो उनका खुद का एक फैमिली मेम्बर हूँ ना, तो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। तो इन सब के चलते हुए सुजन ने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बोला। उसने डायरेक्टली उसके साथ क्वेश्चन की कि अनुपमा कहाँ है, मेरी बहन कहाँ है, मुझे मेरी बहन से मिलना है, अभी के अभी मुझे मेरी बहन से मिलना दो। हम लोगों ने उसके साथ 2 महीने से बात नहीं की, तो हम बहुत ही टेंशन में हैं, उसका हमारे बहुत फिक्र हो रही है, तो मुझे अपनी बहन के साथ मिलना है बस। तो इसके चलते राजेश ने बोला कि देखो तुम्हारी बहन ना 2 महीने पहले ही घर से निकल चुकी है, मुझे नहीं पता कि कहाँ गई है, और वो बस मुझे ही बोल के गई कि वो शायद नहीं लौटेगी। तो अगेन सुजन को कन्फ्यूजन हुआ, कौन सा पति ऐसा कर सकता है कि उसका बीबी 2 महीने से गायब है और उसको कोई भी अता पता भी नहीं है। तो सुजन ने राजेश से पूछा कि क्या आपने पुलिस कंप्लेंट की है। तो राजेश ने बोला नहीं, पुलिस को क्या बोलना, तुम्हारी बहन तो मेरे साथ लड़के गई है ना। तो राजेश की ये बात सुजन को बहुत गलत लगी और उसके मन में डर के साथ साथ डाउट भी पैदा होने लगी राजेश के प्रति। जैसे जैसे टाइम बीतता गया राजेश एक एक क्वेश्चंस का जवाब देते गए, सुजन के राजेश के प्रति जो डाउट है वो और भी बढ़ता गया और उसने डिसाइड किया कि तुम जो मर्जी करो, मुझे तो मेरी बहन के बारे में पता करना है, तो मैं तो पुलिस में कंप्लेंट करूँगी ही। तो पहले पहले तो राजेश मना कर रहा था, फिर राजेश ने बोला कि ठीक है चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तो जब सुजन ने बोला कि तुम भी मेरे साथ चलो, तो राजेश ने बोला ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, पर मुझे थोड़ा टाइम दो कि मैं ज़रा कपड़े चेंज करके आती हूँ। तो उसने घर के अंदर में जाके फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया और कपड़े चेंज करने। राजेश के घर में जाने के ठीक 5 मिनट के अंदर ही सुजन के पास एक मैसेज आया और वो उसकी बहन का था और वहाँ पे लिखा था कि तुम मेरे लिए चिंता मत करो, मैं घर वापस नहीं आऊँगी, पुलिस कंप्लेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये मैसेज सुजन को बहुत खटका कि ऐसे कैसे हो सकता है कि राजेश के अंदर जाने के ठीक 5 मिनट के बाद ही मैसेज आया। तो वो पुलिस कंप्लेंट करने चले गया। कंप्लेंट ख़त्म होने के बाद ही तुरंत बाद ही पुलिस की एक टीम राजेश के घर पे आई तहकीकात करने के लिए। पुलिस ने राजेश के घर की पूरी छानबीन करी और उनको उसके घर में कुछ नहीं मिला। तो थक कर के पुलिस वापस ही जा रहे थे, तभी उनको दरवाजे के सामने एक बहुत बड़ा फ्रीज़र दिखा और ये कोई नॉर्मल फ्रीज़र नहीं था। आइसक्रीम की दुकान पे जो बड़ा बड़ा जो फ्रीज़र होता था ना, जो ऐसे ऐसे खुलता है, ये वो फ्रीज़र था। और उसको देख के पुलिस के शक हुआ कि ना ही राजेश का कोई आइसक्रीम का बिजनेस है और ऐसे चीज़ घर पे होना बहुत ही कॉमन तो नहीं हो सकता। तो और भी डाउट हुआ क्योंकि वो फ्रीज़र में ताला लगा हुआ था। तो पुलिस ने राजेश को बोला कि इसकी चाबी हमें दो, हमें इसके अंदर देखना है। तो राजेश ने बोला कि इसकी चाबी मेरे पास नहीं है, ये मेरे वाइफ के पास है, जो कि अनुपमा ने लेके चली है, जो कि बिल्कुल ही गलत था गाइस, क्योंकि वो उस फ्रीज़र को देखकर ही पता चल रहा था कि वो बिल्कुल ही नया था। मतलब वो इतना नया था कि उसका कवर भी अभी तक नहीं निकाला गया था, प्लास्टिक का जो कवर होता है ना वो। तो पुलिस ने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती की, थोड़े समझाने के बाद राजेश ने फाइनली गिव अप कर दिया और उसने बोला चाबी ला के दे दिया पुलिस को। और पुलिस ने जब वो फ्रीज़र खोला तब वो फ्रीज़र के अंदर पुलिस को बड़े बड़े ब्लैक काले रंग के जो पॉलीथीन्स होता है ना, वो सर बहुत सारे पॉलीथीन्स मिले और उन पॉलीथीन्स के अंदर मीट था और वो बड़ा बड़ा मीट था। तो पुलिस को डाउट हुआ
कि ये कैसे हो सकता है कि किसी के घर में 3 आदमियों के लिए, 3 इंसान के लिए इतना ज़्यादा मीट तो नहीं लगता, और कोई भी क्यों इतना ज़्यादा मीट स्टोर करके रखेगा। तो जब पुलिस ने वो पॉलीथीन्स बैग को हटाया, उसके अंदर जो मिला वो देख के सारे लोग बस शॉक्ड हो गए। उस फ्रीज़र के अंदर मिला एक कटा हुआ सर, जो कि और किसी की नहीं, अनुपमा की थी। और उसको देख के पुलिस को सब समझ में आ गया था, ये केस की मेन कल्प्रिट राजेश ही है। तो उसने राजेश को, तो पुलिस वालों ने राजेश के साथ पूछताछ शुरू कर दी, और राजेश ने भी थक हार के गिव अप कर दिया था। तो उसने भी सोचा कि मतलब डिफेंड करना खुद को इन सब प्रूफ के बावजूद भी बहुत ही बेवकूफ़ की होगी, तो उसने सब सच सच बोलना स्टार्ट कर दिया। उसने बोला कि जब वो अमेरिका में रह रहे थे, जब वो दोनों अमेरिका में रह रहे थे और उन दोनों के बीच में लड़ाई हो रहा था एक इंसान को लेके, और वो था अनुपमा की एक दोस्त। बेसिकली वो दोस्त उन दोनों की थी। वो जब अमेरिका में रह रहे थे तो उन दोनों के एक बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे, मेल दोस्त हो गए थे। तो उनके साथ अनुपमा की क्लोज थोड़ा सा बढ़ रहा था, और राजेश को लगा कि इनसिक्योरिटी फील हुई। तो राजेश अनुपमा से बार बार बोलता रहा कि तुम इससे बात मत करो, मुझे ये बिल्कुल ही पसंद नहीं है। अनुपमा और उस लड़के के बीच में ऐसा कुछ नहीं था। तो अनुपमा ने बोला क्यों नहीं बात करूँ, ये एकलौता फ्रेंड है मेरा इसके साथ ही तो अच्छा रिलेशन है। तो वो बात करती रही। तो इस चीज़ को लेके उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती रहती थी, हर रोज़ प्रॉब्लम होती रहती थी। तो जब रिश्ते हुए, वो लोग इंडिया में वापस आ गए, तो राजेश को लगा कि शायद उस दोस्त से अभी बातचीत बंद हो गई होगी, पर नहीं, इसका बिल्कुल ही उल्टा हुआ कि इंडिया में आने के बाद वो उन दोनों के बीच में दोस्ती और भी ज़्यादा हो रही थी। तो जब राजेश की कोलकाता में जॉब लगी, तो वो ऐसा कुछ दुख भी नहीं था कि चलो, उसको तो लग रहा था कि मेरा बेबी का कुछ और के साथ रिलेशन चल रहा है, तो मैं चला ही जाता हूँ, अच्छा ही होगा। पर ऐसा नहीं था गाइस, लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं था। वो दोनों सिर्फ और सिर्फ दोस्त ही थे। अनुपमा और उसकी जो मेल फ्रेंड की बात हो रही है, वो दोनों सिर्फ और सिर्फ दोस्त ही थे, और बहुत अच्छे दोस्त थे। पर राजेश की इनसिक्योरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, और कोलकाता में रहने के बाद ऑफिस कलीग के साथ दोस्ती बढ़ने लगी, और उसको प्यार हो गया। और 2009 में वो दोनों ने एक मंदिर में कोलकाता की शादी भी की थी। तो अभी सिचुएशन ऐसा हो गया था कि राजेश अपनी बीबी पे तो फुल ऑन शक करता था कि मेरी बीबी दूसरी और एक मर्द के साथ चक्कर चल रहा है, और वो यहाँ पे राजेश खुद की दो बीवी थी, और उन दोनों को ही एक दूसरे के बारे में कुछ पता नहीं था। तो जब रिसेशन लगा कोलकाता में, तब उसकी वो जो सेकंड वाइफ थी राजेश की, उसने भी उसको छोड़ दिया, और राजेश फिर से अनुपमा के पास वापस आ गए और उसके साथ रहने लगा। कुछ दिन तो सही था, लेकिन 15 अक्टूबर को राजेश और अनुपमा के बीच में बहुत ज़्यादा गंदी लड़ाई हो गई थी, क्योंकि अनुपमा ने राजेश की फ़ोन में उस लड़की के साथ कुछ फ़ोटोज़ देख ली थी शादी की। तो वो उन दोनों के बीच में वैसे ही लड़ाई हो रही थी, और ये सारा चीज़ ना बॉटल अप होके बहुत ज़्यादा फट गया, और उस दिन राजेश अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर सका, और उसने गुस्से में अनुपमा को धक्का दिया, और अनुपमा की सर जाके बेड पे लगा, बेड के कोने में लगा, और सर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। इस समय राजेश को ये नहीं लगा कि मेरे बीबी के मतलब इतना खून आ रहा है, तो मैं कैसे उस खून को रोकूं। ये सोचने के बगैर उसने एक पिलो ली और अनुपमा के मुंह पे दबा के रखा, जब तक ना वो श्योर हो गया कि अनुपमा मर चुकी है। तो जब अनुपमा मर गई थी, तो उसने अपनी ही पत्नी की बॉडी को बाथरूम में रखा बंद करके, और 2 दिनों तक बंद करके रखा। और इन 2 दिनों के बीच में उनका जो बच्चा था वहीं पर ही खाना खा रहा था, खेल रहा था,
विदाउट नोइंग द फैक्ट कि कुछ ही दूर में उनकी माँ की बॉडी पड़ी हुई है। तो राजेश को इस बॉडी को ठिकाने लगाना था, तो वो संभव नहीं हो पा रहा था जब तक बच्चे घर पे थे। तो उसने जब दूसरे दिन बच्चे जब स्कूल के लिए गए, तब उसने अपनी ही वाइफ की बॉडी को 72 पीसेस में कट किया, 72 पीसेस में कट किया और उसको बड़े बड़े पॉलीथीन बैग में भर के फ्रीजर में टिक कर दिया। मतलब सोचो, ये ऐसा कैसा कोई कर सकता है। और फिर उसने सोचा कि जब वो लोग बच्चे उनके स्कूल में जाते रहते थे, तो रोज़ 2-3 करके प्लास्टिक के थैली राजेश घर से बाहर दूर देहरादून के अलग अलग जगह में फेंक के आता था। तो ऐसे करके अनुपमा की बॉडी किसी का ट्रेस नहीं कर पाएगा, उसने ये सोचा था। मुझे लगता है कि गाइस इन पूरी केस में सबसे ज़्यादा जो भुगते वो है सिद्धार्थ एंड सोनाक्षी, क्योंकि वो दोनों बच्चे थे और उनको माँ के इतना बेरहमी से मार चुका था उनका खुद का ही पापा। और जब पुलिस को इसके बारे में पता चला, तो पुलिस ने अनुपमा की जो फेंकी गई थी जो बॉडी पार्ट्स, उनको सारे के सारे कलेक्ट किया राजेश के साथ, और उनको पूरा का पूरा यकीन हो गया कि ये मर्डर और किसी के नहीं, अनुपमा की खुद की ही पति ने की है। और जब राजेश को लेके जा रहा था, तो उसको बस ऐसा कुछ नहीं था कि उसने बहुत ज़्यादा घिनौनी हरकत कर दी तो उसको थोड़ा सा गिल्ट होगा ना, तो ऐसा कुछ नहीं था। उसको लगा था कि ठीक है, मुझे मेरी बीवी से बहुत ज़्यादा नफरत था, तो जो भी हुआ सही हुआ। तो ये था पूरी की पूरी कहानी गाइस। तो मैं बस एक ही चीज़ आप लोगों को बोलूँगी कि आप रिलेशनशिप में अगर जा रहे हो, तो किसी भी रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है ट्रस्ट और कम्युनिकेशन। आप लोगों के बीच में अगर कम्युनिकेशन और ट्रस्ट ना हो, तो ये सबसे बड़ी परेशानी है गाइस। तो दुनिया बहुत जालिम हो चुकी है गाइस। जो भी करना सोच समझ के करना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि प्यार गलत है, पर सही इंसान से करो, उनको समझो। और इन केस में जो सिद्धार्थ और सोनाक्षी के साथ बहुत ही गलत हो गया, तो होपफुली अनुपमा की जो भाई है सुजन, उन्होंने बाद में सिद्धार्थ और सोनाक्षी को अडॉप्ट किया और वो अभी उनके साथ ही रह रहे हैं। तो ये था गाइस हमारा पूरा का पूरा स्टोरी। इसके बारे में मैं क्या ही बोलूँ, और मतलब ये इतना घटिया स्टोरी है, इतना घटिया स्टोरी है। मतलब मुझे बोलते वक्त खुद के रोंगटे खड़े हो रहे थे कि कोई कैसे ऐसे कर सकता है। और इतना बड़ा क्राइम करने के बाद भी थोड़ी सी भी गिल्ट नहीं थी राजेश के अंदर। और आपको पता है, उसके पास तो बहुत सारे प्रूफ भी थे ना उसके अगेंस्ट। उसने खुद ने कबूल की थी कि हाँ, मैंने की अपनी पत्नी की मर्डर। फिर भी उसको सज़ा मिलने में पूरे के पूरे 7 साल लग गए। हाँ गाइस, पूरे के पूरे 7 साल लग गए उसको सज़ा मिलने में। तो आज का स्टोरी यही था कि मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती, क्योंकि ये बहुत ही हॉरिफाइंग स्टोरी से कुछ कम नहीं है। तो अगर आपकी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके पास ऐसा कोई केस के बारे में आप जानते हो जो कि दूसरों को जानना बहुत ज़रूरी है जस्टिस के लिए, तो आप मुझे कमेंट में नीचे लिख सकते हो। तो आज का वीडियो यही था कि मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी।